एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि सेल है। ये लाइफ प्रोसेस से है। आज हम इस टॉपिक के 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। सेल की डेफिनेशन, मीन्स सेल क्या होते हैं, व्हाट आर सेल्स, देन डिस्कवरी ऑफ सेल्स एंड यस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और श्योरली इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन तो अक्सर आता ही है कि वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम सेल की डेफिनेशंस में पहला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, ये सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बात कर रहे हैं सेल की डेफिनेशंस कि अगर इफ समबडी आस्क यू कि डिफाइन सेल या व्हाट आर सेल, क्या होते हैं सेल्स या डिफाइन कीजिए, तो आप ये पॉइंट सारी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं या कोई एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देकर कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड यस सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने डेफिनेशंस लिख दिया। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है कि डिफाइन सेल या व्हाट आर सेल्स, तो आप इनमें इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। पॉइंट वाइज भी आप कर सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस तरह भी आ सकता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या एक्सप्लेन इट। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये एग्जाम्पल जो है ये अब हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट है, तो ये बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स जो डेफिनेशंस हमने दी हैं कि वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो क्यों फंडामेंटल, यस ऑफ कोर्स, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन जब हम करते हैं, जब हम इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में जब जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो यूनिट, वो चीज़, तो लाइफ की स्टार्टिंग की कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइफ जब स्टार्ट हो रही है, जब लाइफ बनना शुरू हो रही है, तो ये सेल जो है उसका पहला यूनिट है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। सपोज अब आप जैसे एक इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, आप एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक। सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और इसी से हम सेल का इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एक घर बनाना है तो आप खाली ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट सीमेंट, सैंड, देन यस पेंट है या वॉल, सॉरी दैट गेट, विंडोज, डोर्स, सिर्फ इनसे क्या आप घर बना सकते हैं? यस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट just main thing, the main material that we required for the construction of our house is a brick. Okay, तो जब हम किसी भी, whether it may be our house, buildings, school, कुछ भी, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, जब किसी भी कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो यूज़ होती है वो होती है ब्रिक्स। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी होता है कि जब हम घर बनाते हैं या हमारा घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ रिचुअल कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं कि एक
कुछ प्रेयर वगैरह होती है और वहाँ पे पहली एक ब्रिक रखी जाती है, तो उसका यही मतलब है कि ये फाउंडेशन हो रहा है और इस फाउंडेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है ब्रिक। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि ब्रिक का कितना इम्पोर्टेंस है, कि वो एक ब्रिक सबसे पहला यूनिट है, वो फाउंडेशन है जो कि एक घर के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा कि अगर जैसे कि हम जब घर बनाना स्टार्ट करते हैं, जब घर बनना स्टार्ट होता है तो ब्रिक्स जब अरेंज होती हैं तो पहली रो अरेंज होती है, तो सपोज आपकी फर्स्ट रो में 100 ब्रिक्स का यूज हुआ, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो, फिफ्थ रो, लाइक द 10 रोज। ओके, ब्रिक्स की 10 रोज से एक वॉल बना। अब आपको मालूम है कि एक रो में अराउंड 100 ब्रिक्स हैं, तो अब 10 रोज में कितनी होंगी, 100 इंटू 10। ओके, तो एक वॉल को बनने में कितनी ब्रिक्स का यूज हुआ, ये सब आप ये आप नोट डाउन करके रखिएगा। ओके, अब जब एक वॉल बन जाएगी, जब बहुत सारी ब्रिक्स की रोज से एक वॉल बन जाएगी, ठीक है। अब एक वॉल से तो हमारा घर बन नहीं सकता। यस, हमारे एक रूम को ही बनने के लिए 4 वॉल्स की ज़रूरत है, एक रूफ की ज़रूरत होती है, तो हम मान के चलते 5 वॉल्स। तो जब एक रो को बनने में 100 ब्रिक्स लग रहे हैं, तो 10 रोज हैं एक वॉल में, तो 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा, है ना। अब 1000 ब्रिक्स अगर यूज हो रही हैं एक वॉल बनने के लिए, तो जस्ट इमेजिन कि 5 वॉल्स बनने में कितनी ब्रिक्स होंगी, तो आप इंटू कर दीजिए, है ना। 1000 को हम 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो अब आप सोचिए कि एक रूम बनने में कितनी ब्रिक्स का यूज हो गया। बट एक रूम से तो घर बनता नहीं है, घर बनने के लिए भी बहुत सारे रूम्स चाहिए। ओके, तो चलिए एक रूम बन गया हमारा, हम दूसरा रूम बनाएंगे, तीसरा रूम बनाएंगे, ऐसे 3-4 रूम्स मिलकर हमारा एक घर बन गया। ठीक, अब एक ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनी, बहुत सारी वॉल मिलके एक रूम बना, और बहुत सारे रूम से हमारा एक घर बना। ठीक है, उस घर में हम रहते हैं, जो कि अलग अलग रूम्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लाइक बेडरूम का अलग वर्क होता है, यूज होता है, किचन का अलग यूज होता है, वी हैव टू कुक फूड इन आवर किचन, है ना। लिविंग रूम्स, देन जितने भी घर में रूम होते हैं सबके अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, और अलग अलग यूज होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं। सेम इस चीज को हम कंपेयर करते हैं या उसको हम रिसेंबल करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक, सेम इस कंस्ट्रक्शन को अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, लाइक पूरा एक घर। तो घर को हम कंपेयर करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक, जैसे हमारा घर है वो हमारी बॉडी है। अब एक घर को बनने के लिए बहुत सारे रूम्स की जरूरत होती है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स कंबाइंड टुगेदर मेक वन होम। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेन्स, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, एक पूरी बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, किडनीज, देन नोज, आईज, हैंड्स, ये सारे जो जितने भी बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं वो सारे हम कंपेयर कर लेते हैं रूम्स से। तो जो रूम्स हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स है। तो जब बहुत सारे रूम्स मिलके एक घर बना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके एक बॉडी बन गया। ठीक, अब रूम्स को बनाने के लिए क्या जरूरी था, वॉल्स जरूरी था, कि बहुत सारी वॉल्स, 4, 5, 6 वॉल्स मिलकर एक रूम बन गया। तो ये जो वॉल्स हैं इनको हम कंपेयर कर लेंगे टिश्यूज से। तो नंबर ऑफ वॉल्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ रूम। तो बहुत सारी वॉल्स मिलकर एक रूम बनता है। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गेन बनता है, और बहुत सारे रूम मिलकर एक घर बनता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर हमारी बॉडी बनती है। अब वो जो वॉल्स थी वो कैसे बनी, वॉल्स बनी ब्रिक्स से, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ वॉल, कंस्ट्रक्ट अ वॉल। तो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर एक वॉल बनती है। तो यहाँ पे जो वो ब्रिक है, उस ब्रिक को हम मान लेंगे सेल। ठीक है, तो उन ब्रिक्स को हम मान लेंगे सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर बनते हैं टिश्यू, बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर बनती है वॉल,
बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गेन्स, बहुत सारी वॉल्स मिलकर बनता है रूम, बहुत सारे रूम मिलकर बनता है एक घर, और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर बनता है एक बॉडी। तो ये जो बॉडी हमारी है या जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्यों है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए। अगर ऑर्गेन्स नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं है, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गेन्स नहीं है, सेल्स नहीं है तो टिश्यूज नहीं है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए क्या है? सेल्स। इसीलिए कहा जाता है सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो लाइफ का स्ट्रक्चर है, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो है वो है सेल्स। अब फंक्शनल की बात करें, हर एक ऑर्गन का, सपोज हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम इनकम्प्लीट है या ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेन्स। ओके, अगर ऑर्गेन्स नहीं है लाइक हार्ट नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, अगर हमारे लंग्स नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, विंड पाइप नहीं है, नोज नहीं है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, हमें किडनीज नहीं है तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है तो नर्वस सिस्टम नहीं है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी में जो परफॉर्म हो रहे हैं उनको कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑर्गेन्स। ओके, अब अगर ऑर्गेन्स नहीं है तो बॉडी के सिस्टम नहीं है, और सिस्टम नहीं है तो बॉडी हमारी किसी काम की नहीं है। तो ये सारे सिस्टम किसकी वजह से हो रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सेल्स की वजह से, ऑर्गेन्स की वजह से। ऑर्गेन्स किससे बने? टिश्यूज से, और टिश्यूज किससे बने? सेल्स से। तो सिस्टम्स के फंक्शंस के लिए जितना भी फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी, उसके लिए भी सेल्स का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मोस्टली ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप इसका ये आंसर लिख सकते हो कि यस, द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ, और द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी is only because of the cells. That is why cells are known as the structural unit of life. Functional, all the functions that performed by our body is only because the organs are there, and organs are composed of the cells. Okay, so that is why cell is known as the structural and functional unit of life. Then smallest unit of life, की सेल को smallest unit of life क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लिविंग पार्टिकल। लाइक हम बात करें हमारी नोज से, आई से, नेल से, हेयर से, ये सारे ऑर्गेन्स हैं और ये सारे विजिबल हैं, हम इनको देख सकते हैं, वी आर एबल टू सी देम। बट सेल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी देम विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आइज। हम इनको अपने नॉर्मल आइज से हम सेल्स को नहीं देख पाते। वी आर ओनली एबल टू सी द सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं जब आप सेल के बारे में लिख रहे हैं कि वी आर ओनली एबल टू सी द सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये इतने छोटा लिविंग ऑर्गेन है बॉडी का। ओके, तो लाइक हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं तो सबको हम देख सकते हैं, बट सेल एक ऐसे छोटा, सबसे छोटा बॉडी का ऑर्गेन है जिसको हम देख नहीं सकते। तो सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि बेस है, फाउंडेशन है, स्टार्टिंग है। जैसे कि आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट सबसे पहला मेन चीज़ क्या चाहिए आपको? बेस। उस बेस पर ही आप पिज़्ज़ा बनाएंगे। So, the basic unit of life, structural unit of life, functional unit of life, smallest unit of life, fundamental unit of life. बस आप ये चीज़ें पॉइंट ये याद कर लीजिए, ये आपकी सेल की डेफिनेशन कवर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेल के बारे में हम आपको बताते हैं कि सेल एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक, सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे से रूम्स। ओके,
आगे और हम इसको एलैबोरेट करते हैं। एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने आपको बता दिया कि यस, जितने भी हमारी बॉडी है, अब सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बनते हैं। ठीक, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बनने के लिए, उसके कंपोज्ड होने के लिए सेल की जरूरत होती है। ओके, अब कैन यू इमेजिन, क्या आप बता सकते हैं कि एक घर एक ईंट से बन सकता है क्या? क्या सिर्फ एक ईंट, एक ब्रिक से एक घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहने का घर जो होता है वो एक ब्रिक से बन सकता है क्या? जनरली अगर आप बात करेंगे, यस, ऑलमोस्ट 90% हम बात करें तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने का जो एक घर है वो एक ब्रिक से नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस, वो बहुत सारे, जैसे जब आप इमेजिन करिए कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक रो में 10 ब्रिक्स हैं, तो एक वॉल में 1000 ब्रिक्स होंगे, तो एक रूम में कितने 5000 है, और 10,000 ब्रिक्स हैं, तो एक घर को बनाने में कितनी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स का यूज हो रहा है। ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारा जो पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके बनने में, उसके कंपोज्ड होने में मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स का यूज होता है। जस्ट इमेजिन, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, अनकाउंटेबल। मीन्स अभी तक भी कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी चीज बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स काउंट नहीं कर पाए। ये इतने अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, सो अब ये सारे जो अनकाउंटेबल सेल्स हैं, तो मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स का यूज हो रहा है एक बॉडी को बनने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनने में। सेम बहुत सारी ब्रिक्स का यूज हो रहा है एक घर को बनने में। तो वही जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं रिपीट करूंगी कि क्या एक ईंट किसी का घर बना सकती है? यस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ब्रिक में भी अपना घर बना सकते हैं। लाइक एंट्स की बात करें तो वो ब्रिक के अंदर रहती हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं वो अपने एक ब्रिक को अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से एक ब्रिक से भी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अपना घर बना सकते हैं, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स अपना रहने की जगह बना सकते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा सेल, जो कि आप जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि एक डॉट अगर हम लगाते हैं तो वो डॉट भी हम देख पाते हैं। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट लगा दिया जाए या कॉपी पर आपकी एक डॉट बना दिया जाए पेन या पेंसिल से, तो आप उसको देख सकते हैं, बट सेल्स को आप नहीं देख सकते। सेल को आप नहीं देख सकते, तो इमेजिन करिए वो कितना छोटा होगा। तो इतने छोटे से एक सेल से क्या ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं? यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से भी बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोर देन एक से ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं उनके बनने में। अब हम उसमें ये नहीं काउंट कर रहे हैं कि वो 100 है या 1000 है या मिलियंस है या बिलियंस है, ओके, बट मोर देन वन सेल। तो यस, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में या दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकंड हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ आप नाम से ही जो समझ सकते हैं, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, वन। तो जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेबिडोमोनास, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनते हैं। देन जो दूसरे जितने भी बचे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स से बनते हैं। लाइक वी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब मल्टी सेलुलर हैं। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लामिडोमोनास है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आपको मालूम है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से सिर्फ एक सेल से बनते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें ज़्यादातर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक आप नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स पेरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनास। ओके, देन मल्टीसेलुलर, द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, क्लियर? यस, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि यस, सेल कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी सेल से बनी है, ऑर्गेन्स हमारे सारे सेल से बने हुए हैं। अब उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, या ये बात हमें कैसे पता चला, किसने? क्योंकि हर एक बात कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी ने बताई होती है। ठीक है, पहली बार हर बात किसी न किसी ने बताई होती है। ठीक है, अब वही बात ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, ये बात पहले किसने बताई या किसने इस बात के बारे में पता करा? तो ये पूरी डिस्कवरी, हम ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम, वो एक माइलस्टोन है सेल की डिस्कवरी में। ठीक, इनका बहुत बड़ा रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई उस इरा की सेल्स के बारे में। ठीक, अब वो क्या था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 16, अभी इमेजिन करिए जो हमारी हम किस इरा में, 1665 की सेंचुरी की बात हो रही है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार हमें ये बताया कि कोई चीज होती है जिससे हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है, और उन्होंने उसको नाम दिया सेल्स। अब नाम दिया सेल्स, क्यों नाम दिया उसको? सपोज एक बार, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार रॉबर्ट हुक ऐसे ही बैठे हुए होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, तो उनको एक बॉटल मिला। बॉटल के ऊपर एक वुडन कॉक लगा हुआ था। ठीक, वुडन कॉक लगा हुआ था। जब उन्होंने ऐसे ही उस वुडन कॉक को बहुत ज़्यादा केयरफुली जब उसको देखा, बहुत ध्यान से उसको देखा, तो उन्होंने उस वुडन कॉक के स्लाइस पर, अब वुडन कॉक है, मतलब वो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। वुड क्या है? प्लांट का पार्ट होता है, और प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब बहुत ज़्यादा उन्होंने डीप एग्जामिन किया, बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करा, तो उनको ये दिखा कि उस कॉक की स्लाइस पर का जो स्ट्रक्चर है, वो जैसे हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब जानते ना, जो मधुमक्खी जो होती है, हनी बीज होती है, जो उसका रहने का घर होता है, जिसे हम कॉम्ब कहते हैं, छत्ता होता है। तो वो हनी कॉम्ब में छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से डिजाइन्स बनी होती हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है ना, तो वैसा उनको स्ट्रक्चर नजर आया। तब पहली बार रॉबर्ट हुक ने ये बात बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो छोटे से उसमें स्ट्रक्चर बने होते हैं, छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन्होंने इसीलिए वो छोटे छोटे रूम्स के स्ट्रक्चर को लैटिन में सेल्स कहते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब स्ट्रक्चर होता है, वो छोटे छोटे से रूम्स जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसलिए इन्होंने उसको नाम सेल्स दे दिया। पर पहली बार इन्होंने डेड सेल्स के बारे में पता करा। डेड सेल्स क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने वुडन कॉक में सेल फाइंड आउट किए। इन्होंने कहाँ पे डिस्कवर किए सेल? वुडन कॉक में। अब वुडन कॉक मतलब वुड जब प्लांट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाता है, बट जब वो वुड बन जाता है ना, वुड के फॉर्म में जब हम उसके डोर बन जाते हैं, या टेबल है, चेयर्स हैं, या कोई भी वुडन की ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो तब वो नॉन लिविंग हो जाता है। ओके, तो पहली बार मीन्स जब वो सेल जो है वो डेड हो गया। जब प्लांट है वो तो लिविंग सेल है, बट जब वो कट जाता है तो वो सेल डेड हो जाता है। वुड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो सेल डेड हो गया। इसलिए कहा गया कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में
डेड सेल्स की डिस्कवरी की। कहां पर? वुडन कॉक के स्लाइस पर। ठीक, तो ये पहली डिस्कवरी। किसी को, लोगों को ये बात पता चली कि यह कोई एक सेल जैसी चीज होती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब साहब रॉबर्ट हुक ने एक चिंगारी लगा दी। अब चिंगारी जब लगाई तो जब कभी कोई चिंगारी लगाता है तो उसको हवा देने तो लोग आते हैं कि आग लग जाए। यस, तो रॉबर्ट हुक की चिंगारी को भी लोगों ने हवा दी। अलग अलग लोगों ने कोशिश की आग को और भड़काने की। तो एक डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लेनहुक, ओके, एंटोनी वैन लेवनहुक, एंटोनी वैन लेवनहुक, ये एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया लिविंग सेल। ओके, एंटोनी वैन लेवनहुक ने 1674, 10 साल बाद, रॉबर्ट हुक ने 1665। ये जो साइंटिस्ट के नाम हैं और ईयर्स हैं, ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको ये लर्न हो गया तो आप इजीली डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी के बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहला डेड सेल डिस्कवर किया वुडन कॉक स्लाइस पर। ठीक, डेड सेल उनके पूरे 10 साल बाद। ठीक है, 1674 में डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लेवनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। लिविंग, जिंदा सेल डिस्कवर किया। वेयर? इन पॉन्ड्स वाटर, पॉन्ड के पानी में पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया। इसके बाद 1839 में, अब सोचिए अब कितने साल बाद, 60s के बाद 1839 में रॉबर्ट ब्राउन, जो इको साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में इन्होंने ये डिस्कवर किया कि सेल के अंदर भी, उस छोटे से सेल के अंदर सेंटर में भी कोई एक चीज होती है जो कि न्यूक्लियस होता है उस सेल का सेंटर पार्ट। तो जो सेल का न्यूक्लियस है वो पहली बार डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसके बाद पर्किंजे भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में, आफ्टर 8 ईयर, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, देन पर्किंजे 1839। तो पर्किंजे ने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि एक और चीज होती है, एक फ्लड लिक्विड होता है, एक फ्लडी लिक्विड होता है सेल के अंदर, एक लिक्विड फिल्ड रहता है, उस लिक्विड का नाम प्रोटोप्लाज्म है। तो ये, इसके बारे में पहली बार किसने बताया? पर्किंजे, जो कि साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1839 में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही। पहली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल के बारे में फाइंड आउट किया। सेकेंड डिस्कवरी एंटोनी वैन लेवनहुक ने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। देन रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की। देन पर्किंजे ने 1839 में